हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईडी पर। मेरा नाम ध्रुव है और मेरे साथ हमारे जो फ्रेंड हैं मिस्टर गौरव भट्ट, आज वो हमारे साथ हैं। और आज हम दोबारा से एक नए ट्रैक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम ऑलरेडी कोटी टू भद्राज के ट्रैक के बारे में एक डिटेल वीडियो वहाँ पे बना चुके हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे बताया है कि आप वहाँ किस तरीके से जा सकते हैं। ये हमारी जो सेकंड वीडियो है, इसमें हम सोनप्रयाग से केदारनाथ ट्रैक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और जो बहुत सी डिटेल्स हैं जो पब्लिक को पता है, कुछ नहीं पता है, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जब भी कोई आप में से वहाँ जाने के लिए तैयारी करता है, किस तरह की प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में क्या है कि उस ट्रैक के बारे में, उसके डिस्टेंस के बारे में गवर्नमेंट ने जितने भी वहाँ पे बोर्ड्स लगा रखे हैं, साइन बोर्ड्स हैं किलोमीटर वाले, वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं है। कोई किलोमीटर का बोर्ड आपको पहले मिलेगा, आपको पता लगेगा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है वहाँ पे 11 किलोमीटर, नेक्स्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है 12 किलोमीटर, तो वो कुछ भी चीज़ें मैच नहीं करती हैं। हाँ, इसके अलावा जैसे कि हम अपना सेलफोन लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आज के टाइम में आपको पता है स्मार्टफोन्स हैं और वहाँ पे किलोमीटर्स वॉकिंग का बता देते हैं कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है। तो मेरे फ़ोन के अंदर, जो कि मैं सैमसंग का यूज़ करता हूँ, उसके अंदर दिखाया है कि मैंने लगभग 32,000 स्टेप्स के आसपास मैंने कंप्लीट किए हैं, जो कि 22 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं प्रिपरेशंस का तो ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें हमारे जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, राइट, कि हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारे जूते वगैरह ये सब कैसे होने चाहिए, साथ में और क्या क्या हमारे साथ अपने इंस्ट्रूमेंट हमें लेके कैरी करना है। तो सबसे बेसिक हो गया आपका अच्छे गुड क्वालिटी के शूज़, रेन कोट, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि हाइट है ना, इट इज़ मतलब ये लगभग 5,500 मीटर, 3,500 मीटर के आसपास की इसका एलिवेशन है, एल्टीट्यूड है। तो बारिश, कभी भी मौसम बदलता रहता है एल्टीट्यूड में, तो आपको एक तो बारिश से बचना है ना, तो रेन कोट आप कैरी करो अपने साथ, अच्छी क्वालिटी के जूते कैरी करो अपने साथ, और थोड़ा बहुत खाने पीने का आइटम्स है ना जो लेके चलना है ना। अब आप ग्लूकोज ड्रिंक ले सकते हो, स्टिंग ले सकते हो, या रेड बुल वगैरह जो भी आप प्रेफर करते हो, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है, ठीक है। और इट इज़ मतलब कि ये एक कोई रेगुलर ट्रैक नहीं है, ठीक है। केदारनाथ का ट्रैक दरअसल एक तो ये आपको एकदम हाई एल्टीट्यूड्स में लेके जाएगा, ज्योग्राफी चेंज होगी जैसे जैसे आप ट्रैक करोगे। तो यस, कुछ और भी चीज़ें हैं ना जो हमें अपने साथ, जैसे कि खासकर मेडिसिन वगैरह क्या कैरी करनी है। तो मेडिसिन तो हालांकि आपको जो वहाँ पे जब आप एक बार सोनप्रयाग में पहुँचोगे या गौरीकुंड में पहुँचोगे या आप केदारनाथ में पहुँचते हो, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो लोग आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन साथ में आप जैसे कि अपने साथ आपका पेन किलर्स हो गए, जैसे स्प्रे वगैरह होता है ना, मूव हो गया या वॉलिन स्प्रे हो गया, ये आप कैरी कर सकते हो। पहले तो अच्छा, आप लोग मूड ऑफ जर्नी क्या था आपका, मतलब कैसे गए आप लोग? जैसे लास्ट टाइम हम लोग तो, जैसे कुछ लोग हमारे से कैब में गए थे, मैं जैसे बाइक लेके गया था अपनी ना, मैंने पूरा देहरादून से लेके केदारनाथ तक लगभग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 280 किलोमीटर, तो मैंने बाइक से जर्नी की थी, आप लोग कार से गए थे। इस बार किस तरह से प्लान किया आपने? ये मेरा अगला सवाल होने वाला था पहले ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में क्या है कि हमने टू टाइम्स हमने केदारनाथ के ट्रैक को हमने किया है। एक हमने इस ईयर जो अभी साल गया है, इस साल, और इससे पहले वाले साल हमने दोनों साल किया है। तो सेम सीजन, आई थिंक सेम सीजन में, हाँ, इसी सेम डेट्स पे हमने किया था। बिल्कुल सेम डेट्स पे ऊपर ही हमने किया था। लास्ट सीजन में, लास्ट टाइम में गौरव भट्ट भी हमारे साथ थे, गौरव जी हमारे साथ थे, और इस बार मैं और मेरे फ्रेंड और भी हैं, हम नियर एंड डियर फ्रेंड, हाँ, हमारे नियर एंड डियर फ्रेंड है, हमारे एक और फ्रेंड है, हम उसी के साथ में गया हुआ था। तो लास्ट टाइम जब गौरव जी गए थे तो ये बाइक से यहाँ से गए थे देहरादून से, लेकिन मैं लास्ट टाइम और इस टाइम दोनों बार में मैं गाड़ी से ही वहाँ से गया। अगर आपको सोनप्रयाग जाना है तो सोनप्रयाग पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो आपको पहले ऋषिकेश जाना पड़ेगा। ऋषिकेश क्या है, सेंटर पॉइंट है, जो कि आपका उत्तराखंड का वो पॉइंट है जहाँ से आपका
नेक्स्ट जो रास्ता है सोनप्रयाग तक बनता है, जो एक्चुअली कि जहाँ से single पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, है बिल्कुल, ना, जो पहाड़ी रास्ते स्टार्ट जहाँ से होता है, एक तरह से हम उसे बोल सकते हैं हमारा द्वार हो गया। हाँ, चार बिल्कुल। धाम का द्वार हमारा जो है वो ऋषिकेश हो गया। ऋषिकेश हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहले ऋषिकेश जाना पड़ेगा। आप देहरादून की साइड से भी जा सकते हो और आप चाहो तो हरिद्वार के थ्रू दिल्ली से होते हुए भी वहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो ऋषिकेश मेन पॉइंट आता है। इसके बाद आप सीधा सोनप्रयाग तक आप जाते हो। प्राइवेट व्हीकल हो या आपका पर्सनल व्हीकल हो, वो डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की बसेस भी अवेलेबल हैं सोनप्रयाग तक जाने के लिए, और इसके अलावा प्राइवेट बसेस तो चलती ही हैं। प्राइवेट बसेस भी हैं और इसके- ट्रैकर्स भी अवेलेबल इसके अलावा ये जो जीप, प्राइवेट जीप, शेयरिंग जीप वगैरह होगी, ये भी अवेलेबल ये भी अवेलेबल है। हर एक तरह के आपको वहाँ पे Facilities- व्हीकल्स अवेलेबल, फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस भी तरह की आपको चाहिए वो फैसिलिटीज वहाँ पे जाने के लिए अवेलेबल है। फर्स्ट पहले आप वहाँ पे सोनप्रयाग में रुकोगे एक नाइट के लिए। मॉर्निंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, फिर आपको केदारनाथ में रुकना पड़ेगा क्योंकि 22 किलोमीटर्स की चढ़ाई बहुत लंबी होती है। वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप जाके वापस उतर जाओगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि आपको एक नाइट वहाँ स्टे करने के बाद अब नेक्स्ट टाइम जब आप वापस आओगे तो 22 किलोमीटर की अगेन जर्नी इतनी लंबी होती है कि आपको दोबारा रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो एटलीस्ट कम से कम केदारनाथ अगर आपको विजिट करना है, ट्रैक करना है आपको वहाँ पे, उस ट्रैक को कंप्लीट करना है, तो आपको 3 नाइट्स के लिए वहाँ पे एटलीस्ट आपको टाइम का गैप बना के चलना पड़ेगा। एक और चीज़ है यहाँ, क्योंकि धारी देवी मंदिर कई लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि जब भी चार धाम यात्रा करते हैं, या जैसे चार धाम उत्तराखंड के हो गए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो जब भी केदारनाथ और बद्रीनाथ लोग ट्रैवल करते हैं तो धारी देवी के दर्शन जरूरी हैं जाते हुए। तो ये एक पॉइंट आप लोग भी इसे ध्यान में रखें कि कभी भी आपको केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना है तो रास्ते में एक आपका स्टेशन पड़ता है श्रीनगर। तो श्रीनगर से मेरे ख्याल से 30 या 40 किलोमीटर आगे माता धारी देवी का मंदिर पड़ता है। तो वहाँ पे आप अपने दर्शन करें और फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें। जब हम सोनप्रयाग से निकलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो गौरीकुंड आता है। तो गौरीकुंड ही वो पॉइंट है जहाँ से हम एक्चुअली में ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, पैदल ठीक यात्रा है? जहाँ से स्टार्ट होगी। बिल्कुल। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको ट्रैकर्स मिलेंगे। वहाँ की जो लोकल जो बोलेरो वगैरह है वहाँ पे अवेलेबल रहती है। ठीक है, जो ट्रैकर्स होते हैं तो वही आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देते हैं। कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए भी पैदल निकल जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो वो 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता आप पैदल कर सकते हो या फिर आप ट्रैकर के थ्रू कर सकते हो। गौरीकुंड में एक्चुअली जैसे कि आपने सुना होगा कि गर्म पानी के नेचुरल रिसोर्स है ना, तो वो गीज़र, नेचुरल गीज़र जिसे बोलते हैं, हॉट वाटर गीज़र, तो वो गर्म पानी का कुंड है। तो जब आप उसमें जाओगे, उसमें हाथ लगाओगे तो आपको मतलब आराम से लगभग आपको ऊपर से देखने पे लगेगा उसमें से बुलबुले निकलते हैं, यानी कि खौल रहा है वो पानी, वो इतना गर्म होता है। हालांकि एलिवेशन बहुत रहती है, ठंडा है, तो जो लोग यात्रा करके जब उतरते हैं ना, तो जब पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा होता है, आपकी बॉडी एक कर रही होती है ना, तो आप जब उसे अपनी बॉडी के ऊपर डालोगे, खासकर अपने पैरों के ऊपर डालोगे उस पानी को, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। और ये भी मान्यता है कि जब आप ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो तो गौरीकुंड में स्नान करके ट्रैक स्टार्ट करो, और जब आप ट्रैक से वापस आओ तब भी आप गौरीकुंड में स्नान करो, तो आपका ट्रैक जो है वो कंप्लीट माना जाता है। हमारा जो ये ट्रैक है गौरीकुंड से जब स्टार्ट हुआ, तो खाने पीने की तो कोई समस्या नहीं है पूरे ट्रैक में। थोड़ी थोड़ी दूर पे ही हमारे छोटे छोटे दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे मैगी है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स वगैरह ये सब अवेलेबल है। तो कोई वैसी प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आराम से चलते रहो, खाते रहो, चलते रहो, खाते रहो। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि जब गौरीकुंड से आप ट्रैक स्टार्ट करोगे केदारनाथ के लिए, लगभग जो 22 किलोमीटर का ट्रैक है, जो मेरे को लगता है कि 22 किलोमीटर का ट्रैक है मेरे जो रीडिंग्स के हिसाब से है वो, तो उस पूरे ट्रैक के अंदर आपको हर 100 मीटर या 200 मीटर के बाद आपको एक शॉप मिल जाएगी, दुकान मिल जाएगी खाने की। बहुत प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सभी अरेंजमेंट कर रखा है। ठीक है, हाँ एक चीज़ वहाँ पे ये है क्योंकि वो चीज़ें पहाड़ के ऊपर पड़ती है और वहाँ पे जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए जितने भी आपके फूड मटेरियल्स हैं, आइटम्स हैं, वो एक्चुअली में महंगे हैं वहाँ पे। ठीक है,
जैसे सोनप्रयाग में आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन उस ट्रैक में आपको हर चीजें ओवर प्राइस मिलेंगी। ओवर प्राइस मिलेगी। यूजुअली होता है क्या कि देखो, जहाँ तक आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हाँ। अवेलेबल है, वहाँ पे चीज़ें आपको सेम रेट पे मिल जाती हैं। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे मान लिया खच्चर है, जब वो सामान को लेके ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली में वहाँ एक शॉप वाले से मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने मेरे को बताया है कि खच्चर एक टाइम में केवल 2 सिलेंडर ही उठा सकता है। तो टोटल आप समझ सकते हो कि वो कितना ही वजन वहाँ पे लेके जाएगा। और जब वो बंदा केदारनाथ तक उस 2 सिलेंडर को लेके जाता है, तो 1 टाइम के 2000 रुपीज चार्ज करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सिलेंडर आपको 1000-1200 रुपए का ही नीचे मिल जाता है, तो 3,500-4,000 वो ऊपर जाने के बाद आपको 2500 से 3000 रुपए का पड़ जाता है, जिसके रेट जस्ट डबल हो गए। ठीक है, इसी वजह से ऊपर जाते जाते क्या होगा कि आप देखोगे ट्रैक जब 25% आप क्रॉस करोगे, तो आपकी चीजें क्या होंगी, डबल महंगी हो जाएंगी। ठीक है, जब आप उसको 50%, 60%, 70% क्रॉस करोगे, तो वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे कि पानी की बोतल नीचे पहले आपको जो नॉर्मल 20 रुपए की मिल जाती है, वो आपको 25% कंप्लीट करने के बाद आपको 40 रुपए की, 50 रुपए की मिलनी शुरू होगी। फिर वो 70 या 80 रुपीज़ की देंगे, या जब आप लास्ट में जाओगे तो 100 रुपीज़ की बोतल हो जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस तो भाई बहुत टायर्ड करने वाला था जब हमने ट्रैक को कंप्लीट करना शुरू किया। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो ना, तो आपके जो हौसले होते हैं ना, वो बहुत बुलंद होते हैं, ऊंचाइयों पे होते हैं। ऊंचाइयों पे होते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़नी शुरू होती है रियल ट्रैक के अंदर ना, तो आपके हौसले जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो एक लेवल ऐसा आता है जब आपको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, इससे अच्छा तो हम खच्चर ही ले लेंगे। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है। तो वो ऑनेस्ट रिव्यू है ये। हाँ। ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है। वही, तो ये एक्चुअली में सभी के साथ होता है, और जो यूजुअली उस ट्रैक को करते हैं, और जो एक पॉइंट में बोलूँगा कि ये जो केदारनाथ का ट्रैक है, एक्चुअली ये इतना सुंदर ट्रैक है कि किसी को अगर जो वाकई में नेचर से प्यार है ना, और किसी को झरने देखने हैं, है ना, इतने सुंदर झरने मैंने नहीं देखे आज तक अपनी ज़िंदगी में। जितने सुंदर मैंने, या तो मैंने मूवीज़ में देखे होंगे, या मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखे होंगे, डिस्कवरी या नेट जियो में, या फिर मैंने केदारनाथ में देखे। जब मैं पहली बार मैं उस ट्रैक में चला, और जब मेरे सामने पहला झरना आया, तो मेरी जब नज़र ऐसे गई, ऐसे करके ऊपर, तो मैंने कहा ये पानी बादलों में से गिर रहा है, जैसे एंजल फॉल है ना, जैसे कि एंजल, मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन ऊंचे पहाड़ की चोटियों से गिरते हुए झरने। तो वो जो सीन होता है ना, वो जो नज़ारा होता है, वो इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि हमारी जो अंदर से जितने भी हमारे मन के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी सैलाब चल रहा है, सब गायब हो जाता है वो मोमेंट उस झरने का देखने का। और मैं पर्सनली मैं बोलूँ कि ये बरसात का सीज़न, शायद हम बरसात के सीज़न में गए हैं, तो इसी वजह से हमें वो झरने देखने को मिले। हो सकता है कि शायद जब आप मार्च अप्रैल में करो, तो शायद वो आपको झरने देखने को न मिले। नहीं, वहाँ पे तो हमने इस टाइम पे, इस सीज़न में देखने के लिए मिले, लेकिन ऑसम, मतलब कोई तोड़ नहीं है उन झरनों का। तो उसमें क्या है, एक्चुअली में केदारनाथ की पूरी यात्रा जो है, वो केदारनाथ जिस लेवल पे है, वो पहाड़ जिस लेवल के ऊपर है, तो उसके पीछे आप देखोगे तो ग्लेशियर्स हैं चारों तरफ। तो उन ग्लेशियर्स से झरने रेगुलर बेसिस पे, वाटरफॉल्स जो होते हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं वो, और वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं जब आप वहाँ पे ऊपर जाते हो। तो आप जब रेगुलर बेसिस पे अगर आप जाओगे वहाँ पे, या जैसे अगर आप वहाँ पे जाते भी आप उनको देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये भाई एक अलग ही दुनिया, बिल्कुल अलग डायमेंशन, अलग, डेफिनेटली अलग डायमेंशन। आपकी ऋषिकेश से जर्नी स्टार्ट होती है, तो ऋषिकेश से ही पहाड़ आपके स्टार्ट हो जाएंगे, हिमालय की लोअर शिवालिक श्रेणियाँ। तो जैसे आपने ऋषिकेश से चलोगे आप, फिर आप देवप्रयाग पहुँचोगे, है ना, फिर आप श्रीनगर पहुँचोगे, फिर आप रुद्रप्रयाग पहुँचोगे। तो रुद्रप्रयाग के बाद तो वैसे भी आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप जब द्वारिकुंड से पैदल रास्ता जब शुरू करोगे, तो उसके बाद का जो ऑरा है, उसके बाद की जो फीलिंग है, उसके बाद की जो एनर्जी है, उसके बाद के जो सीन्स हैं, जो आपका नेचर है, नेचर व्यू है जो आपका, वो आपको फील हो जाएगा कि आप एक अलग डायमेंशन में पहुँच गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है वहाँ जाने के बाद। दूरी से जब आप ऊपर जाना, पैदल ट्रैकिंग आप स्टार्ट करते हो, तो वहाँ से लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 7 या 8 किलोमीटर के बाद आपको एक जो आपका पॉइंट आता है, वो आपका आता है रामबाड़ा। मेरे ख्याल से अगर जो हम बोलें कि ये ट्रैक जो है 22 किलोमीटर का हम अगर जो लें, तो मेरे ख्याल से रामबाड़ा 10 या 12 किलोमीटर के बीच में आना चाहिए।
जैसे हमने हाफ ट्रैक हमारा हाफ रामबाड़ा तक हो गया, तो क्या होता है कि रामबाड़ा के बाद आपके एक्चुअल में जो हाई एलिवेशन माउंटेन्स हैं, वो जो मिड हिमालयन रीजन है, वो स्टार्ट हो जाती है रामबाड़ा के बाद। रामबाड़ा तक तो आपको वेजिटेशन जो दिखेगा, पहाड़ अच्छे हरे भरे दिखाई देंगे, लेकिन रामबाड़ा के बाद जब आप पहाड़ चढ़ना शुरू करोगे तो उसमें जो वेजिटेशन है वो आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, है ना, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो बर्फ वाले पहाड़ है ना। तो उस वजह से हाई एल्टीट्यूड की वजह से एक तो 1500 मीटर के बाद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डाउन होने शुरू हो जाती है, और जो उस पहाड़ का जो एलिवेशन है वो लगभग 3500 मीटर का एलिवेशन है। तो जब आप उस पहाड़ को चढ़ना, जब रामबाड़ा तक भी आप, हालांकि आप रामबाड़ा तक भी आप पहाड़ को चढ़ ही रहे हो, लेकिन रामबाड़ा के बाद ऑल ऑफ सडन आप देखोगे कि आप ज़्यादा थकना शुरू कर दोगे, है ना, आप हाँफना ज़्यादा शुरू कर दोगे, आपको अलग ही तरह की वॉमिटिंग करने का मन महसूस होगा, आपको थोड़ा सा फील होगा कुछ चेंजेस हुआ है। तो वो बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, आपका एलिवेशन में चेंज हुआ है। मैं तो एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, देखो यूजुअली क्या होता है, हर बंदे का एक्सपीरियंस अपना एक अलग है, ठीक है। तो जो पर्सन ऑलरेडी क्या है कि ट्रैक रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है वो हैबिचुअल होती है इन चीज़ों के लिए। पर लेकिन जो कोई नया बंदा वहाँ पे जाता है तो उस टाइम पे उनकी बॉडी उस चीज़ों के लिए हैबिचुअल नहीं होती है। तो आप कोशिश करो किसी तरह के जो सप्लीमेंट ड्रिंक्स होते हैं वो अपने साथ लेके जाने के लिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको एज ए एनर्जी बूस्टर वो काम करते रहेंगे, आपको धीरे धीरे करके सपोर्ट करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो जब भी आपका जो आप ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, और आपकी चढ़ाई थोड़ी भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप कोशिश करो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि आपको अपने शरीर को पुश करके ऊपर की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। और अगर मान लिया सपोज करो कि अगर आप बहुत तेजी से चढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको एकदम से एग्जॉस्ट कर देंगे और आपकी एनर्जी को टोटल खत्म कर देंगे, और अगर आपके स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आप उस चढ़ाई को चढ़ जाओगे बड़े आराम से। इसके बाद ऊपर जाते हो तो जो एक लास्ट पॉइंट आता है वो वहाँ पे आता है जहाँ तक खच्चर आपको लेके जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, केदारनाथ तक के लिए जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ धाम है, वहाँ तक के लिए आपका लगभग 1.5 से 1.5 किलोमीटर के आसपास का जो सफर होता है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल प्लेन हो जाता है। तो वहाँ पे जो चढ़ाई है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। तो इसके बाद आप सीधा वहाँ पे मंदिर के सामने चले जाओगे, और अगर आपने मान लिया सपोज करो कि अगर आपने सुबह अपनी 8 या 9 बजे के आसपास आपने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की है, ठीक है, तो गौरीकुंड तक जाने में, फिर गौरीकुंड से ऊपर तक जाने में, और तो आपको लगभग मान के चलिए शाम के आपको 5 या 6 आपको बच जाएंगे वहाँ तक। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 7 से 8 घंटे का आप ट्रैक मान के चलो, है ना, 7 से 8 घंटे आपको लग जाना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यूजुअली होता क्या है, जब आप माउंटेन के ऊपर ट्रैकिंग कर रहे होते हो तो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है माउंटेन को कवर करने की वो लगभग 2 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे तो मैं आपको सजेस्ट केवल तब करूँगा अगर आप बहुत रेगुलर हो माउंटेनिंग के लिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो, आपने कभी कभी माउंटेनिंग की है, तो आप हाई जो स्पीड है इसको ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंप्लीट कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी स्पीड है, बहुत एवरेज स्पीड है, जो कि एक्चुअली में होनी चाहिए किसी माउंटेन को कवर करने में। जब हमें एक यू शेप की एक लैंड दिखाई देता है जिसमें पीछे सामने ग्लेशियर्स हैं तीनों तरफ, बिल्कुल। और तो उसमें क्या होता है कि जब आप वहाँ से आने के बाद सामने देखते हो तो आपको वहाँ पे मंदिर वाला जो बेस है वो आपको वहाँ पे दिखाई देता है, पूरा का पूरा कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती हैं, प्लस उसके पीछे आपको माउंटेन दिखाई देते हैं जो व्हाइट कलर की बर्फ से जो ढके हुए होते हैं, वो 24/7 ही रहते हैं वहाँ पे। ग्लेशियर है वो बेसिकली, ठीक है। तो वो नज़ारा देखने के लिए ही सब बंदे ऊपर चढ़ते हैं। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूजुअली होता क्या है, जब आप ऊपर की तरफ जाना शुरू करोगे, रामबाड़ा से ऊपर जाओगे, तो लगभग 4 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ही एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बना रखा है, हेलीपैड बना रखा है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जब जाओगे हेलीपैड में तो आप पीछे देखोगे तो आपको ग्लेशियर्स वहाँ से दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला पॉइंट है वो बेसिकली, हाँ बिल्कुल, वो पहला पॉइंट आता है वहाँ पे जहाँ से ग्लेशियर दिखाई देते हैं। अगर आप 5 या 6 बजे के आसपास केदारनाथ धाम पे पहुँचते हो तो आप वहाँ पे आरती देख सकते हो, ठीक है, जो कि हमारे से मिस हो गई थी पिछली बार, ठीक है। हालांकि हम 2 बजे पहुँच चुके थे पिछली बार।
लेकिन हमें पता नहीं था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस इस बार आप दोनों ने हाँ, हमने वो आरती देखी वहाँ पे आरती live। देखी है वहाँ पे, हाँ। हमने लाइव देखी है।